So in last class we have completed the factors for conservation of sustainable development. तो वहां पे हमने ढेर सारे फैक्टर्स की बात की थी. Now today we have to start from the indicators of economic development. Okay, so we will start from the indicators of economic डेवलपमेंट, और हम लोग कह सकते हैं क्या, इंक्लूसिव. भाई बेसिकली दोनों का काम क्या है, वेलबींग ऑफ ह्यूमन. वन इज बाय पार्टिसिपेशन एंड अनदर इज बाय विदाउट पार्टिसिपेशन. इंक्लूसिव में क्या था, दैट वी हैव टू इंक्लूड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. क्लियर. तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं दैट इज नेट इकोनॉमिक वेलफेयर. नेट इकोनॉमिक वेलफेयर. देखो जब तक हमारे यहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब तक नहीं बनी तब तक हम क्या कर रहे थे, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर या पर कैपिटा इनकम जैसे मेजर्स का हमने यूज किया टू मेजर द वेलबींग ऑफ द कंट्री. कंट्री की वेलबींग मेजर करने के लिए हम ये सब यूज कर रहे थे. तो इसका जो डेवलपमेंट किया था, इट वाज डेवलप्ड बाय पॉल Samuels. It was developed by Paul Samuels. So what is new? This is net economic welfare. तो इसमें हम क्या क्या लेते हैं, in this we calculate the GNP. GNP हमने लिया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अलावा और हम क्या कनेक्ट करते हैं, और we add the values of housewives. भाई हाउसवाइफ्स को लेते हैं. भाई हाउसवाइफ्स क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके का घर में काम कर रही हैं, और वो काम करेंगी तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है. भाई आप घर पे एक मेड लगाओगे, वो मेड आके उसका कुछ ना कुछ चार्ज करती है. वही काम जो घर में मम्मी कर रही हैं, ठीक है, तो उस काम का क्या करते हैं लोग, पैसा लेते हैं. तो दैट मीन्स इट हैज सम वैल्यू. तो क्या करना है हमें इसमें, क्या ऐड करना है, वर्क डन बाई हाउस वाइफ्स. बट वही हम जब जीएनपी और जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम इसको ऐड नहीं कर पाते, बिकॉज ये थ्योरेटिकली तो अच्छा है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. कौन कितना काम कर रहा है इसका अंदाजा हमें नहीं पता चलता है. क्लियर, ये बात समझ. प्लस अभी देखो किसी कंट्री में किसी का वर्किंग टाइम बढ़ जाए, जो वर्कर्स का वर्किंग टाइम बढ़ जाएगा तो वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी होगी. तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, नहीं होगा. क्यों भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब अच्छा होगा जब वेलबींग अच्छा हो. वेलबींग तब अच्छा, आदमी लिमिटेड आवर्स में वर्क करे और अपने घर पे आराम करे, सबके साथ रहे. ये बात समझ रहे हो भाई, वो समय भी तो होना चाहिए, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है. और यहां पे इंडिया में लीजर टाइम सबके पास है, और बट उसकी वैल्यू लगाना सबके पास पॉसिबल, मतलब जो घर पे लोग रहते हैं सबके साथ फैमिली के साथ बिता रहे हैं, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है. तो क्या है, देन वी हैव टू द वैल्यू ऑफ लीजर. और क्या, और हमको इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एक्सपेंस ऑन डिफेंस. जो पैसा हमने डिफेंस पे खर्च किया है, भाई जो देखो डिफेंस के बिना कोई कंट्री चलना, पुलिस हो एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके बिना किसी कंट्री को चलाना बहुत कठिन काम है. बट क्या कोई ऐसा है कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, नहीं हो रहा. भाई तोपे बना लोगे, डिफेंस पे आपने खर्चा किया, तो क्या ये लोगों की भलाई हो रही है उससे, नहीं हो रही है. तो एक्सपेंस ऑन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन will be subtracted. क्या करना है इसमें, एक्सपेंस ऑन डिफेंस will be subtracted. डिफेंस और इसी में साथ ऐड कर सकते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. और क्या करना है, देन वी ऑल्सो हैव टू सब्ट्रैक्ट द एनवायरमेंटल डिप्रिसिएशन. और हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल डिप्रिसिएशन.
So that's how we get our net economic welfare. ये बात समझ में आ रही है? नेट इकोनॉमिक वेलफेयर हम ऐसे काउंट करते हैं। क्लियर? तो इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे? वर्क डन बाई हाउसवाइफ, भाई उसकी वैल्यू ऑफ लीजर, भाई जो लोग आराम कर रहे हैं, अगर वैल्यू ऑफ लीजर नहीं लोग पास तो फिर कोई फायदा नहीं हो, वेलबींग नहीं होगी ना। और वेलबींग के बिना कितना भी आप पैसा कमा लो किसी काम का ये थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। कोई आदमी बहुत ज्यादा स्किल्ड है तो उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे, और कोई बहुत कम स्किल्ड है तो उसके चार्जेस कम हो जाएंगे। तो इस पे भी डिपेंड करता है। देन दूसरा क्या है इसमें? सेकंड वन इज रियल, या बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम। पर रियल लिखो, रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो क्या है? तो रियल पर कैपिटा इनकम कैसे काउंट करते हैं? नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। अब विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इनकम देखा जाए तो इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है? हाई है, लो है, मीडियम है, कैसी है? नेशनल इनकम ऑफ इंडिया हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये तो आपको पता ही है। तो हमारी नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है, बट मसला ये है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। वी आर द लीडिंग कंट्री इन रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। तो जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी पर कैपिटा इनकम लास्ट में कम हो जाती है। क्लियर? ड्यू टू हाई पॉपुलेशन द पर कैपिटा इनकम रिड्यूसेस। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम से हम क्या देखते हैं, क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैंने बताया था शायद आपको, इट रिफ्लेक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट इज रिगार्डेड एज द रिफ्लेक्टर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हमको क्या शो करता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? ठीक है, अब किसी भी कंट्री में लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा सुविधाओं का फायदा लेगा, एक्सेस उसके पास ज्यादा चीजों का होगा, ज्यादा एक्सेस होगा मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा है। क्लियर? बट इट इज कंसीडर्ड एज एवरेज। ये क्या है? ये एक एवरेज है, तो कोई फिक्स नंबर दिखाएगा तो ये एग्जैक्ट डेवलपमेंट नहीं दिखा पाता, बट कुछ एक्सटेंट में तो उसने शो किया ही होगा, बट एग्जैक्ट डेटा नहीं शो करता, बिकॉज इट डज नॉट शोज द इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इसको लिखोगे इट इज रिगार्डेड एज इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और क्या है? अगर ये देखा जाए पर कैपिटा इनकम से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी होगी तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी होगी? यस श्योर। सो इट इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, बट क्या पर कैपिटा इनकम बढ़ने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा? नॉट श्योर। एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को तो फायदा हुआ ही होगा, बट एग्जैक्ट डेटा इसका नहीं है। क्लियर? हो सकता है एक ही आदमी ने इतना ज्यादा पैसा कमाया कि वो 10 लोगों ने जब उसका एवरेज निकाला गया तो ऐसा लग रहा सबके पास पैसा है, बट मसला क्या हुआ? वो कमाया किसी एक ने था। सो वी कंसीडर द एवरेज। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर द एवरेज। सो इट इज नॉट द परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? तो क्या है? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है। ये बात समझ आ रही है? और देखो, जो आपका पर कैपिटा इनकम है, इट इज बेस्ड ऑन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में हम कभी भी वर्क डन ऑफ हाउसवाइफ्स और वैल्यू ऑफ लीजर ऐड नहीं कर पाते। क्लियर? एनवायरमेंट डिप्रिसिएशन भी बहुत मुश्किल से ही ऐड कर पा रहे हैं। तो जब हम ये सब ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये एग्जैक्ट डेटा है हमारे पास? नहीं है।
तो क्या है, एक जो हमारी नेशनल इनकम है वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो दिखा सकती है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एग्जैक्ट सोर्स नहीं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और क्या देखो, ये ठीक। अगली बात क्या है, अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमें पता चल जाएगी, कोई भी सामान हमने इंडिया में बनाया, उससे प्रोडक्शन किया तो कुछ ना कुछ इनकम होगी, दैट में लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। बट उससे भलाई हो रही है बुराई पता नहीं। ये क्या क्या कंपोजिशन है नेशनल इनकम में वो हमें नहीं पता चल रहा है। भाई देखो नेशनल इनकम तो हो रही है, हमने तंबाकू बेचा, अल्कोहल बेचा, तो नेशनल इनकम तो बढ़ी, बट क्या इनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? भाई ये तो खतरनाक चीज है ना हमारे लिए, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये बात समझ रहे हो? तो दैट्स वाई तो नेशनल इनकम को भी हम एग्जैक्ट इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं, बिकॉज इट डज नॉट अकाउंट द कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर? तो क्या कर रहा है, नेशनल इनकम क्या क्या सामान है वो हमको नहीं बताता है, सारे सामानों की वैल्यू हमको नहीं बता पा रहा है। भाई आपने टोबैको लिया, अल्कोहल लिया, डिफेंस इक्विपमेंट लिया, भाई डिफेंस इक्विपमेंट से वेलबींग थोड़ी ना बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रही है क्या? भाई मैं कल को गन लगा के चलूं तो ऐसा तो नहीं गन लगाने से मुझे अपने आप खाना मिल जाएगा, मेरी पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। और क्या है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मैंने बताया था कि एक आदमी कमा रहा है, एक आदमी कमा रहा तो हमें तो लगा कि सबने कमाया, भाई नेशनल इनकम आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ गई एक व्यक्ति का, ऐसा लग रहा है। भाई आप हम लोग 50 लोग हैं, 50 लोगों में मैंने कहा कि एक बंदा कमा रहा था 1 करोड़ रुपए, और बाकी सब लोग कोई 1000 10,000 से कमा रहे थे। बट जब सबका एवरेज निकल के आएगा तो क्या आएगा, सबका कॉमन आएगा। कॉमन आएगा तो क्या पता चल रहा है कि 50 करोड़ वाले में और 1000 वाले में डिफरेंस क्या है, नहीं पता चल रहा है। तो क्या करता है, इट डज नॉट शोज द इनइक्वालिटी। ये भी एक एरर है यहां पर। क्लियर? इनइक्वालिटी असमानता है भाई, 5 करोड़ और 1000 में डिफरेंस है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। और क्या है, और ये वेलफेयर डायमेंशन की कहीं इसने बात की, कहीं पे इसने एजुकेशन की बात की, कहीं हेल्थ की बात की, नहीं की। सो इट इज साइलेंट ऑन इकोनॉमिक डेवलप डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज एजुकेशन है, हेल्थ है, क्लीन इन्वायरमेंट है। कभी इन्होंने कहा कि भैया हम ये बना रहे हैं तो हम इन्वायरमेंट भी क्लीन करेंगे, नहीं कहा। तो क्या है, एज इट इज साइलेंट ऑन द डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल लिबर्टी, सोशियो कल्चरल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, बट कुछ एक्सटेंट तक तो हो ही रहा होगा। ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये नोट कर लिया। नाउ द साइज ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो जो इकोनॉमी का साइज है वो हम किससे डिसाइड करते हैं? साइज ऑफ इकोनॉमी साइज ऑफ इकोनॉमी इज डिफाइंड बाय जीडीपी और जीएनपी। बेसिकली जीडीपी और जीएनपी है क्या, देखो इस 4th चैप्टर में हम डिसाइड करेंगे, बट उससे पहले भी देख लो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे हमने क्या कहा है, डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंट्री के बाउंड्री के अंदर हो रहा है। देन ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट, प्रोडक्शन डन बाय द कंट्री, पीपल ऑफ कंट्री, जो इंडियंस ने किया हो, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, दैट विल बी कंसीडर्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इंडिया दोनों में वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक पे, 5th पोजीशन पे हम, वी आर एट 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड। वे जीडीपी और जीएनपी में हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्लियर? अच्छा, जीडीपी से क्या रिफ्लेक्ट होता है, जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द साइज ऑफ इकोनॉमी। Size of economy is reflected by
जीडीपी। भाई मैंने आपसे कहा कि पर कैपिटा इनकम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, थोड़ा बहुत तो हुआ ही, बट क्या जीडीपी बढ़ने से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? कितने लोगों को लगता है? हाँ नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होगी। सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हमने हाउस वाइफ को नहीं जोड़ा, इन्वायरमेंटल डिप्रिसिएशन को नहीं जोड़ पा रहे हैं, देन हमने प्रोडक्शन को नहीं देखा, कौन सा प्रोडक्शन कहां हो रहा है, तो क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है? नो। सो जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बात आपको याद रखनी है। GDP does not reflect the economic development as it has no concern with well-being of people. लोगों की भलाई से इसको कोई लेना देना नहीं है, क्लियर? बट हमको इससे क्या पता चल जाता है? साइज ऑफ इकोनॉमी जरूर पता चल जाएगी जीडीपी से। कैसे? इंडिया की साइज की बात करें, भाई देखो एक कंट्री है आपकी इंडिया, एक यूएसए और दूसरी है सिंगापुर। अब इंडिया का जीडीपी बहुत ज्यादा है, क्लियर? तो क्या होगी, इसकी जो इकोनॉमी है वो कैसी है? हाई है, बहुत हाई है। यूएसए भी क्या है? हाईएस्ट है। भाई यूएसए और चाइना, सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है वर्ल्ड में? यूएसए। देन सेकंड नंबर पे चाइना है, इंडिया फिफ्थ नंबर पे। इंडिया फिफ्थ नंबर पे, तो इंडिया की भी पॉपुलेशन, इंडिया की भी इकोनॉमी बड़ी है, यूएसए की भी इकोनॉमी बड़ी है, बट सिंगापुर की इकोनॉमी कैसी है? लो लो कहते हैं यार, स्मॉल, ठीक है। सिंगापुर की इकोनॉमी कैसी है? स्मॉल। अब देखो इकोनॉमी बड़ी है, बट यहां पे पॉपुलेशन कैसी है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए डेवलपमेंट लो है, क्लियर? बस वही देखो यूएसए में बात करो, इकोनॉमी भी बड़ी है और डेवलपमेंट भी हाई है। सिंगापुर में क्या है? इकोनॉमी छोटी है, बट डेवलपमेंट कैसा है? हाई। ये बात समझ में आ रही है? सिंगापुर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लोग घूमने जाते हैं, बट सिंगापुर की पर्टिकुलर पॉपुलेशन बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है, क्लियर? लोग वहां जाके सेटल हो रहे हैं, वो बात अलग की है, बट वहां की एग्जैक्ट पॉपुलेशन देखा जाए और पूरी जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम जब हम काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है वहां का डेवलपमेंट, देखने में आपको लग रहा है साइज ऑफ इकोनॉमी छोटी है, बट वहां पे डेवलपमेंट क्या है? हाई है। बात क्लियर? तो जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द साइज ऑफ इकोनॉमी, क्लियर? देन अभी भी हमारा एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बना था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बनाता, तो हमारे पास क्या था? इससे पहले हमारे पास हुआ करता था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्या था हमारे पास? वी आर स्टिल डूइंग द इंडिकेटर्स, ओके? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये बात है 1979 से लेकर 1990 तक, बिकॉज 1990s में क्या हुआ? 1990s में क्या बन गया? एचडीआई बन गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनी और उसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। बट अप टू 1990 वी आर मेजरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्लियर? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसको किसने डेवलप किया? इट वॉज डेवलप्ड बाई एमडी मॉरिस इन 1979, क्लियर? इट वॉज डेवलप्ड बाई एमडी मॉरिस इन 1979, और इसके बेस क्या थे? इट इज बेस्ड ऑन 3 components, based on 3 component. First one is infant mortality rate,
इन्फेंट मॉर्टेलिटी। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या है? व्हाट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी? बच्चे की ग्रोथ, डेथ ऑफ चाइल्ड अप टू एज ऑफ 1 ईयर पर 1000। 1 साल तक के बच्चे जिनकी डेथ कब हो जाए? 1 साल के भीतर ही हो जाए। कितने लोगों में? पर 1000। क्लियर? तो ये क्या है? अगर भाई कहीं पे बच्चों की डेथ ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? बेकार होगा। वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होगी? गड़बड़ होगी। कोई दिक्कत? ये बात तो समझ में आ रही है? मतलब क्या है? डेथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर ऑफ एज पर 1000. This is the infant mortality rate. Then next one is knowledge. No, sorry. Next one is life expectancy. Clear? Next one is life expectancy. कौन सा व्यक्ति किस कंट्री में कितनी लाइफ होगी? भाई जिसकी जितनी लाइफ होगी उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वेलबींग भी अच्छा होगा, भाई लोगों के जीवन में सुकून अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, ठीक है, एजुकेशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा तो लाइफ भी अच्छी ही मानेंगे। भाई कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए किसी की डेथ, पर जनरली क्या होगा? सब कुछ अच्छा ही होगा। देन नेक्स्ट वन इज एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट लिटरेसी क्या है? अगर कोई एक आदमी, कोई बंदा एक लैंग्वेज पढ़ लेता है और लिख लेता है तो उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? लिटरेट। ये किसमें कंसीडर किया गया है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। इफ अ पर्सन इज एबल टू read and write a language will be considered literate. illiterate नहीं, literate, ठीक है, पढ़ा लिखा उसको माना जाएगा। तो फिर क्या करते थे? तीनों का एवरेज लेते थे, दिस x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 कर दिया, जो आया सभी कंट्रीज का हमने मिलाया, फिर हम इसका एवरेज लेते थे, देन वी कंसीडर द डेवलपमेंट, किस कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? बट इसमें भी लोगों को मजा ठीक से नहीं आया। तो मजा नहीं आया तो क्या हुआ? इसके बाद डेवलप हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो HDR बना पहले, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और विच रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, सिंस 1990। 1990 में क्या हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात शुरू हो गई। सो टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Human Development Index and started in year 1990। इससे पहले तक हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से काम कर रहे थे, बट अब हमें क्या हुआ? थोड़ा सा बेटर मेथड मिला, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इट इज रिलीज बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये यही करते हैं हर बार। अब जो HDI बनी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको किसने डेवलप किया है? इट वॉज डेवलप्ड बाय UNDP। किसने डेवलप किया? इट वॉज डेवलप्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन 1990 विद अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट। इसमें क्या थी? इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की एक टीम होती थी, और इस टीम को लीड करने वाले जो बंदे थे उनका नाम था, पाकिस्तान के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, दैट इज महबूब उल हक। महबूब उल हक, he was the prominent among the economists as he was leading this team।
इस टीम के लीडर कौन थे? महबूबुल हक थे। इकोनॉमिस्ट की टीम। हाँ, जो टीम बनी, यूएनडीपी ने टीम बनाई कि भैया ऐसा करो, आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करो, और उस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या एचडीआई बनाओ, और एचडीआई की जो टीम बनी थी उसके लीडर कौन थे? महबूबुल हक, जो कहां से थे? विच इज फ्रॉम पाकिस्तान। और इसी में एक इंडिया के भी बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, दैट वाज अमृत कुमार सेन। अमृत कुमार सेन, और इनको 1998 में नोबेल प्राइज ही मिला है। हाँ, किस पे लिखा था? फॉर पॉवर्टी एंड फेमाइंस। क्लियर? इन्होंने इकोनॉमिक वेलफेयर पे काम किया और उस पे इन्होंने पॉवर्टी और फेमिनाइन पे अपना काम करके दिया। इसको इन्होंने काम किया था 1990 में, बट उसके लिए इनको अवार्ड कब मिला है? 1998 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया था, हु वाज द इंडियन इकोनॉमिस्ट दैट वाज द मेंबर ऑफ एचडीआई? तो वो थे अमृत कुमार सेन, और चेयरमैन कौन थे? महबूबुल हक। बिकॉज दोनों ही बंदे इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक तो चेयरमैन है, और फिर पाकिस्तान भी क्या था? अर्लियर वाज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। और तब से सिंस 1919 एचडीआई इज रिलीज बाय एचडीआर रेगुलरली। क्लियर? अपने टाइम इंटरवल पे हर बार ये रिलीज होती है। लास्ट टाइम इट वाज डन इन 2021। तो अभी जो हम डेटा पढ़ेंगे वी विल स्टडी अकॉर्डिंग टू 2021। क्लियर? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो इसके जो डायमेंशंस हैं, देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ एचडीआई। एचडीआई के क्या है? 3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से? अच्छा रुको, इसको मैं साफ करता हूं, इसको नोट करना हो तो कर लो। इट वाज डेवलप्ड बाय यूएनडीपी इन 1990 with the chairmanship of Mahbubul Haq and Indian economist and team member Indian economist अमृत कुमार सेन। और इनको अमृत कुमार सेन को 1998 में एक नोबेल प्राइज भी मिला फॉर पॉवर्टी एंड फेमिन। Then dimensions of HDI। HDI के डायमेंशंस क्या क्या है? पहला क्या है? पहला है हेल्थ। फर्स्ट डायमेंशन इज हेल्थ, और इसका इंडिकेटर क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्लियर? देन इसकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो किसी भी कंट्री में कहते हैं मिनिमम वैल्यू 20 से कम नहीं है, और मैक्सिमम आज की डेट में 85 ईयर से ज्यादा कोई भी नहीं है किसी की। क्लियर? एंड इट इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इसको किससे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है? देन सेकेंड वन इज नॉलेज। तो नॉलेज में हम क्या कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग्स। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर अबव 25 ईयर्स। जो लोग क्या हो 25 साल से बड़े हैं। इसके लिए हमने क्या टाइम किया? 0 से 15 ईयर। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 0 to 15 years. Then expected year of schooling below 25 years of age. This is 0 to 18 years, and this is measured by education
इंडेक्स। क्लियर? देन इसके बाद आती है थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम किस पे काउंट करते हैं? GNI पर कैपिटा। इट इज मेजर्ड ऑन GNI पर कैपिटा। देखो एक होता है GNI, एक होता है NNI, नेट नेशनल इनकम, ये है ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम में हम कभी डिप्रिसिएशन को काउंट नहीं करते हैं, वर्क डन बाय हाउसवाइफ को काउंट नहीं करते। फिर अगर हम NNI काउंट करेंगे, नेट मतलब अब फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, तो हम सारी वैल्यूज को कुछ घटाएंगे कुछ जोड़ेंगे और उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी नेट नेशनल इनकम। वो आगे पूरा चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे बात करेंगे इसकी। तो GNI पर कैपिटा, तो GNI पर कैपिटा है, ये क्या है, तो क्या होगा GNI अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और ये किस चीज मिनिमम वैल्यू क्या है, $100 से लेके $75,000। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? और इसको मेजर किससे करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय GNI इंडेक्स। क्लियर? और क्या है, और जो GNI है ये हम लोग क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डॉलर हमें मेजर करनी है। तो डॉलर को चेंज करने के लिए हमें दो वैल्यूज कंसीडर करते हैं। एक तो मार्केट वैल्यू होती है, आप डेली पेपर में पढ़ते होगे कि आज $1 खरीदने के लिए आपको 75 रुपीज देने पड़ेंगे, दैट इज योर मार्केट एक्सचेंज रेट। अगर आप क्या करो, आजकल को अमेरिका घूमने जाओ, तो अमेरिका घूमने जाओगे तो आपको क्या चाहिए होगा, रुपया से काम चल जाएगा? हाँ, तो रुपए से काम चलेगा नहीं, वहां में चाहिए डॉलर। तो वो बताएंगे भैया आपको ऐसा है, अगर आपको $1 चाहिए तो क्या करोगे आप, 75 रुपीज दीजिए और $1 ले लीजिए। इस रेशियो में वो आपको पैसा दे देंगे, दैट विल बी योर मार्केट एक्सचेंज वैल्यू। करेंसी की वैल्यू बढ़ती कैसे? वो तो कंट्री की इकोनॉमी में डिपेंड करती है। अभी मैं आपको बताऊं, जब बैंकिंग पढ़ाऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसीज बताऊंगा तब बताऊंगा। GNI, लेकिन दूसरी GNI क्या होती है, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। दिस वन इज, अनदर वन इज परचेजिंग पावर पैरिटी। वो क्या है कि अमेरिका में $1 से आप जितना सामान खरीद सकते हो, इंडिया में वही सामान खरीदने में कितना रुपया लगेगा। ठीक है, अमेरिका में $1 में सपोज आपने क्या किया, एक गोभी ले ली, और इंडिया में वो गोभी कितने की मिल रही है आपको, 20 रुपए की। अरे ठीक है, आउट सीजन मान लो थोड़ी सी अच्छी ले ली, मॉल चले गए थे ना लेने, ठीक है, ठीक है, तो क्या किया, तो वो गोभी हमें 20 रुपए की मिली। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ही ये पर कैपिटा इनकम या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम मेजर करते हैं। क्लियर? तो दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड ऑन द एक्सचेंज ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ये बात क्लियर है? ये सब नोट कर लिया? ये डेटा बना लिया है? ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अकॉर्डिंग टू 2021 इज 67.2 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ 2021। बेटा ये डेटा नोट कर लेना अगर देखना हो तो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2021, एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन विल बी 67.2 ईयर्स इन इंडिया। इंडिया की डेटा की बात कर रहा हूं। क्लियर? अब आपसे कहा जाए कि आप जो डायमेंशन है ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, ये साफ कर दो नीचे। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। क्लियर? दिस विल बी फॉर्मूला फॉर योर
इंडेक्स। अगर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स पता करना है तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, -20 अपॉन मैक्सिमम 85 -20। तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, दैट विल बी योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। हाँ, और देखो किसी भी इंडाइसेस में जो वैल्यूज आती हैं, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0। क्लियर? मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होगी। भाई 85 -20 अपॉन 85 -20 सेम वैल्यूज आएंगी, तो दैट विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम विल ऑलवेज बी 1, और मिनिमम किसी जगह क्या हो सकता है, 0। तो 0 -20 0 सॉरी 20 -20। हाँ, मिनिमम यहाँ 20 हो जाएगा, तो 20 -20 0, यहां भी 20 मिनिमम है, 20 -20 0, जो 0 अपॉन 0 विल बी 0। तो किसी भी इंडाइसिस को हम कैसे मेजर करते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये बात क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या मेजर किया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। 0 to 1 रहता है। हाँ, 0 to 1 ही रहेगा, और किसी कंट्री का अगर 1 है दैट इज द हाईएस्ट, इससे अच्छा हो सकता है। क्लियर? दूसरा मैं बात कर रहा था आपसे किसकी, एजुकेशन की। भाई हेल्थ को हम किससे नापते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स से। दूसरा क्या है, नॉलेज। नॉलेज एक था क्या, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग्स। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग्स क्या है, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन पीपल हु आर अबव 25 ईयर्स और मोर। हमने क्या किया, हम गए, पहले के लोग क्या करते थे, कम पढ़ाई करते थे, भाई स्कूलिंग उनकी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती थी, लेट स्टार्ट करते थे, तो इस तरीके से चल रहा था। तो कुछ लोग को मैंने देखा जिनकी एज क्या हो, 25 से ज्यादा हो। 25 से ज्यादा थी तो 3 लोग थे, ए, बी और सी। तो ए से पूछा इन्होंने कहा भैया कितने साल स्कूल जाते हो, बोले 10 साल गया हूं मैं, 10 साल स्कूल गया हूं। बी से पूछा इन्होंने कहा भैया हम 5 ही साल गए। सी से पूछा इन्होंने कहा भैया हम 8 साल गए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को मेजर करना पड़ेगा, 9 इयर्स कर लो। तो तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा, 24। दैट मीन्स एवरेज क्या आया, 8 इयर्स। क्लियर? तो क्या था, ये था मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की मिनिमम जो लिमिट थी वो क्या थी, 0, एंड मैक्सिमम 15 फॉर द एज ऑफ अबव 25, जो लोग 25 से बड़े थे। लोगों से पूछ के हमने पता किया ना, आपसे पूछा, आपसे पूछा, आपसे पूछा, तो हमें पता चला मैक्सिमम क्या थी, 15 साल से ज्यादा कोई स्कूल ही नहीं गया, और मिनिमम क्या थी, 0, कुछ लोग स्कूल कभी नहीं गए। तो रेंज क्या थी, 0 से 15 के बीच में। मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 15। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग के हैं, ठीक है। ये क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अबव 25 से अबव। देन एक्सपेक्टेड, अब पुराने लोग तो स्कूल नहीं जाते थे, बट अभी क्या हम लोग स्कूल ज्यादा जाने लगे, स्कूल ज्यादा जाने लगे। तो ये किसके लिया गया, इट इज फॉर बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। एक्सपेक्टेड ईयर किसके लिया गया, बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। और हमें पता चला वो लोग कितना स्कूल गए, 0 to 18 ईयर्स। क्लियर? ये एक्सपेक्टेड है, क्यों, अभी स्कूल लाइफ ज्यादा बेटर होगी। क्लियर? According to data of 2021, mean years of schooling in India is 6.5. ठीक है, and expected years of schooling is 11.9. और ये ध्यान रखो भैया, ये दोनों में कमी हुई है, पहले ये 12.5 था और ये 6.7 था। कुछ गड़बड़ हुआ कोविड के बाद से, क्योंकि 2021 कोविड वाला सीन है। क्लियर? 21 के बाद अब आने वाला होगा, आने वाला है। 19 में आया था लास्ट, 19 के बाद 21, इस हिसाब से 23 में आ जाना चाहिए, तो अभी आ जाएगा या नहीं तो है क्या हुआ, सेंसेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सारे इंडेक्स जो आते हैं उनको क्या कहते हैं,
कहते हैं इस साल का ये सेंसस आ गया तो वो तो इंडेक्स इंडाइसेस ही होते हैं, अलग अलग इंडेक्स अलग अलग डायमेंशंस पे होते हैं। क्लियर? तो हमें ये पता चल गए। देन अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें एजुकेशन इंडेक्स लेना है। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग के लिए मैंने बताया था क्या, एक्चुअल वैल्यू अपॉन माइनस मिनिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा 6.5 अपॉन 15, ये तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग था। देन एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो एक्सपेक्टेड में एक्चुअल क्या है 11.9, मिनिमम 0, मैक्सिमम 18 माइनस 0, तो यू विल गेट 11.9 बाई 18। तो अब क्या करना है इसके लिए, तो दोनों का हम एवरेज निकालेंगे, देन वी विल गेट एजुकेशन इंडेक्स। तो 6.5 अपॉन 15 प्लस 11.9 अपॉन 18 by 2, दिस इज योर एजुकेशन इंडेक्स। वाला भी और क्लियर? हाँ, एक्सपेक्टेड ईयर का भी लेंगे और मीन ईयर्स का भी लेंगे। मीन ईयर्स हमने किसके लिए रहा, जो 25 से ज्यादा हो गए ऑलमोस्ट उनकी पढ़ाई अब नहीं होगी। एक्सपेक्टेड किसके लिए, जो अभी पढ़ रहे हैं 25 से कम है। क्लियर? एक्सपेक्टेड ज्यादा है क्योंकि अब एजुकेशन का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पढ़ाई का महत्व बढ़ गया लोगों के जीवन में, पहले इतना ज्यादा नहीं था, लोग पढ़ नहीं पाते थे। क्लियर? देन लास्ट हमारा क्या था, फिर लास्ट जो हम करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। क्या लेना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, तो जीआई। और जीआई के लिए क्या है, अब जीआई में हमको लेना पड़ेगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है लॉग नेचुरल 7130, डॉलर में है ये, बिकॉज इंडिया की इस समय जो परचेजिंग पावर पैरिटी है पर कैपिटा इनकम वो कितनी है 317130। क्लियर? ठीक है, माइनस अब मिनिमम वैल्यू क्या थी आपको याद है 100 से 75,000 मिली थी, तो क्या थी लॉग 100 अपॉन लॉग 75,000 माइनस लॉग 100। अब देखो हमने यहां पे लॉग क्यों लिया, लॉग क्यों लिया, देखो लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 नहीं होता, 9 10 में पढ़ा होगा, लॉग 100 की 2, ऐसे क्या होगा, यहां पे नंबर्स बड़े हैं बट वैल्यूज छोटे हैं। ये बात समझ में आ रही है, नंबर्स बड़े हैं वैल्यूज छोटे हैं। अब इसका एग्जांपल मैं दूं, अगर मेरी सैलरी 10,000 थी, क्लियर, 10,000 सैलरी थी, अगले साल मेरी सैलरी हो गई 20,000, तो मेरा डेवलपमेंट होगा। क्लियर? तो क्या अगर मेरी सैलरी यही 20,000 से 2 लाख हो जाए, अब देखो जो यहां पे ग्रोथ हुई थी क्या इतनी ही, यहां कितनी ग्रोथ हुई, यहाँ हुई आपकी 1,80,000 1,80,000 परसेंटेज की बात करें तो कितने टाइम्स हो गई, 10 टाइम्स हो गई। 20,000 से 2 लाख जाएंगे तो 10 टाइम्स हो गई, तो क्या मेरा डेवलपमेंट भी इतना ही होगा, तो क्या मेरा डेवलपमेंट भी इतना ही होगा, पॉसिबल नहीं। अरे क्यों भाई, रतन टाटा को जानते हो, रतन टाटा के पास बहुत सारा पैसा है, अगर रतन टाटा सर खूब सारा पैसा है उनके पास, अब उनकी इनकम बढ़ जाए तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई वो जो पहले खरीद रहे थे वही अभी भी खरीद रहे हैं। ये बात समझ में आ रही, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार इनकम बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी ग्रोथ में बढ़े, इसीलिए क्या करते हैं हम लॉग लेते हैं, और लॉग में वैल्यूज क्या होती हैं, रिड्यूस होती हैं। अगर सैलरी किसी की 10 टाइम्स बढ़ी है तो अगर पूछा जाए आपसे तो उसके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो कितना होगा, मोर देन 10 टाइम्स।
बी 10 टाइम्स, सी लेस देन 10 टाइम्स। तो आप क्या लगाओगे आंसर? लेस देन 10 टाइम्स। भाई जरूरी नहीं कि जितनी इनकम भी बढ़ गई उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाए, इसीलिए हम ये वैल्यूज किसमें लेते हैं? देन वी कंसीडर दीज वैल्यूज इन लॉग। क्लियर? तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए क्या लेते हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो इसको मेजर करने के लिए फॉर्मूला एक बार एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द जीएनआई इंडेक्स? क्लियर? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अभी देखो हुआ क्या, 2010 में एचडीआर की 20वीं वर्षगांठ थी, मतलब 20th बर्थडे था। तो 20th बर्थडे था तो इन्होंने क्या कि कुछ चेंजेस लाए इसमें, और इसमें जो सबसे बड़ा चेंज था वो क्या हुआ इन 2010? एचडीआर ब्रॉट सम चेंजेस। पहले ये लोग क्या करते थे? पहले तो ये लोग क्या करते थे भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स प्लस ग्रॉस नेशनल इंडेक्स, तीनों को ऐड करके एवरेज निकाल देते थे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन ही तो बोलेंगे। एंड नाउ इट हैज बीन सिंस 2010 इट हैज बीन टर्न टू ज्योमेट्रिक मीन। दैट मीन्स उन्होंने एवरेज मीन से क्या कर दिया? अर्थमेटिक मीन से उसको चेंज कर दिया ज्योमेट्रिक मीन में। ये एक मेजर चेंज किया था, इट वाज डन इन 2010। ठीक है, ठीक है। अभी आपको बताऊं इंडिया की जो करंट पोजीशन है, इंडिया इज एट एचडीआई इन 132 पोजीशन अमंग 192 कंट्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले हम 129 पे थे, फिर 30 पहुंचे, अभी 132 पे पहुंच गए। डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा खराब हो रहा है। भले हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है बट हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जीडीपी जीएनपी में हम सभी चीजों को सही से मेजर नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शोज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हाँ, एचडीआई कम हो गया है। और टॉप पे कौन सी है? नॉर्वे। हमेशा जब भी इंडेक्सेस देखते हो तो ये आपकी जो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये टॉप पे रहती हैं ज्यादातर। क्लियर? मोस्टली, बहुत कुछ जगह चेंज हो जाती है। अगर आपको ब्रिक्स कंट्रीज में बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया सबसे नीचे है। अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज इंडिया इज द लीस्ट एट द एचडीआई। क्लियर? इंडिया इज लीस्ट एट, ठीक है। अच्छा, मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इस समय कौन सी है? मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग सबसे तेज किसमें इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है? बांग्लादेश। करेंटली बांग्लादेश में फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्लियर? ये बात याद रहेगा, ठीक है, ठीक है। और एचडीआर कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? एचडीआर ऑल्सो रिलीजेस द फ्यू रिपोर्ट, दैट इज, एक तो आपकी एचडीआई कर रहा था, एक करता है EIHDI, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स। क्लियर? देन MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। देन GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये कौन रिलीज कर रहा है? ये सब एचडीआर द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। देन जेंडर, दिस GDI। अब देखो ये जो IHDI है, IMPI है, GII है,
ये स्टार्ट हुए थे 2010 में, और ये जो आपका GDI है इट वाज स्टार्टेड इन 2014। आपको याद है कल मैं एक मॉक करवा रहा था, उसमें डेट दी थी, ले लो आपका आंसर। क्लियर क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो ऑनवर्ड्स।